नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग इन पॉलिटिक्स। ये डिस्कशन हो क्यों रही है? बिकॉज it's a request from a friend to understand these terms. That's why I thought let's have an elaborate discussion about understanding what is left-wing politics and what is right-wing politics right from the history till today. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन टर्मिनोलॉजीज को। इन टर्म्स को अगर आपको समझना है तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा, फ्रेंच हिस्ट्री में हमें एंटर करना पड़ेगा। द ईयर वॉज 1789 which was a landmark or a watershed year. क्यों? क्योंकि इस साल फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लुई 16 रूल कर रहे थे फ्रांस में। लुई 16 एंड मैरी एंटोनेट, दे वर नोन फॉर स्पेंडिंग लैविशली और अ गुड मोनार्किकल लाइफ। फ्रेंच सोसाइटी उस समय पे डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में, और जो पॉलिटिकल सेटअप था वहां पे किंग लुई 16 का कोर्ट हुआ करता था। उस कोर्ट में 3 एस्टेट्स यानी कि 3 ग्रुप्स थे। पहला एस्टेट था क्लर्जीमैन का, जो रिलीजन से जुड़े हुए थे। सेकेंड एस्टेट था नोबलमैन का या फिर नोबिलिटी, जिसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। प्रिविलेज क्लास था जिनके पास पैसा है, लैंड है, लेकिन टैक्स नहीं भरते थे। बोथ क्लर्जीमैन एंड नोबिलिटी डिड नॉट पे एनी टैक्स। जो थर्ड एस्टेट था वो कॉमन पीपल का था, दे वर द कॉमनर्स। सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन इन पे ही पड़ता था, इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं थे। सिचुएशन 1780s में काफी खराब हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फूड की शॉर्टेज होने लगी, पुअर हार्वेस्ट थे, तो हर किसी जो कमोडिटी थी उसका प्राइस बढ़ने लगा, स्पेशली ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लगे। अब इस बीच किंग लुई 16 ने और टैक्सेस बढ़ाए कॉमन मैन के ऊपर। इन सब चीजों के चलते काफी रिजेंटमेंट बढ़ा कॉमन लोगों में और उन्होंने एक फ्रेंच रेवोल्यूशन लाया। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे कुछ और कॉजेस भी थे, जैसे कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज थे बाय फिलोसोफर्स लाइक वोल्टेयर, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने आइडियाज प्रमोट की, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी की। धीरे धीरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया भी काफी पॉपुलर होने लगा। ये सारे आइडियाज चैलेंज करने लगे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को, जहां पे किंग लुई 16 के ऊपर सवाल उठने लगे। जब ये रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद किंग लुई 16 ने जो उनका कोर्ट था उस कोर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया उन्होंने नेशनल असेंबली में। और जब पहली नेशनल असेंबली सिट हुई, यानी कि जो पहला सिटिंग हुआ, उस सिटिंग में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हुई जहां पे चेयरमैन के राइट साइड में जो लोग बैठे हुए थे वो मोस्टली क्लर्जीमैन और नोबिलिटी थे, क्योंकि वो किंग को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन लेफ्ट साइड में जो बैठे हुए थे वो कॉमनर्स थे, और इसी सीटिंग अरेंजमेंट की वजह से ये टर्म्स जो है लेफ्ट विंग और राइट विंग पॉपुलर होने लगे। फ्रेंच मीडिया इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल करने लगा। लेफ्ट में बैठने वालों के लिए प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट टर्म आने लगा, और राइट में बैठने वाले के लिए ट्रेडिशनलिस्ट या फिर कंजर्वेटिव राइटिस्ट्स इन द फ्रेंच नेशनल असेंबली, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आने लगी। तो अगर हम लोग शुरुआती टर्म्स को देखें, लेफ्ट विंग और राइट विंग, जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेफ्ट विंग का मतलब वो था या फिर वो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, जो एंटी मोनार्किकल थे। राइट विंग में वो थे जो कंजर्वेटिस्ट थे या फिर ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे, जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे। लेफ्ट विंग में जो बैठे हुए लोग थे वो ज्यादा लिबरल थे। दे बिलीव्ड इन द आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राइट विंग में जो बैठे हुए लोग थे दे बिलीव्ड इन कंजर्वेशन ऑफ द स्टेटस को, यानी कि अथॉरिटी में बिलीव करते थे, हायरार्की में बिलीव करते थे, ट्रेडिशन में बिलीव करते थे। तो लेफ्ट विंग में जो बैठा करते थे, लेफ्ट विंग सपोर्टर्स जो थे, वो रिलीजन या फिर रिलीजियस प्रीसेप्ट्स के खिलाफ थे। मैं कहूंगा सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन राइट विंग दे वांटेड रिलीजन टू प्ले अ बिगर रोल, क्योंकि राइट विंग में क्लेर्जीमैन भी इन्वॉल्व थे। तो लेफ्टिस्ट जो थे दे एम्फसाइज्ड मोर ऑन इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी अलोंग विद इट रिफॉर्म। लेकिन राइट विंग वाले ट्रेडिशनलिस्ट हुआ करते थे ओरिजिनली। अब गवर्नमेंट और इकोनॉमी की जब बात करें तो लेफ्ट विंग में बिलीवर्स हुआ करते थे जो ये मानते थे कि सरकार का रोल होना चाहिए जनता की भलाई के लिए, सोसाइटल बेनिफिट के लिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। टैक्स रेट प्रोग्रेसिव होना चाहिए, सभी को टैक्स भरना चाहिए। वहीं पे जो राइट विंग में
बैठा करते थे वो बिलीव करते थे लेस ऑफ अ गवर्नमेंट में, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस करते थे, गवर्नमेंट ज्यादा हमारी लाइफ में दखल अंदाजी ना करे, टैक्सेस लो होने चाहिए, इनफैक्ट हम पे टैक्सेस नहीं होने चाहिए, इस तरह की बिलीफ सिस्टम थी पहले शुरुआती राइट विंग के अंदर। लेकिन जल्दी ही ये चीजें भी ट्रांसफॉर्म होने लगी। आप जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो आया, it eventually led to the rise of Napoleon Bonaparte. The French National Assembly itself turned into French Legislative Assembly, जहां पे धीरे धीरे सीटिंग अरेंजमेंट्स में और चेंज होने लगा। अब जो चेंज चाहते थे, जो रेडिकल चेंज चाहते थे, वो लेफ्ट में बैठने लगे, चेयरमैन के लेफ्ट में बैठने लगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर्स हुआ करते थे इन 1790s, वो राइट में बैठने लगे, और सेंट्रिस्ट यानी कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो धीरे धीरे सेंटर में बैठने लगे। लेकिन जब सरकार ही ओवरथ्रो हुई, नेपोलियन बोनापार्टे जब आ गए, तो ये सारा सेटअप बदल गया। उसके बाद इन 1820s धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। नेपोलियन बोनापार्टे के जाने के बाद जो फ्रेंच असेंबलीज आई, वहां पे अब जो राइट में बैठते थे वो अल्ट्रा रॉयलिस्ट थे, यानी कि अल्ट्रा एरिस्टोक्रेसी के सपोर्टर्स थे। जो सेंटर में बैठने लगे वो कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट करते थे, और जो लेफ्ट में बैठते थे वो चेंजेस चाहते थे, दे वांटेड रैडिकल चेंजेस। आफ्टर 1848 the development of Marxian philosophy, धीरे धीरे आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म स्टार्टेड टू स्प्रेड, और ये बदलाव हम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल सेटअप में भी देखा। अब एक बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बनने लगा जहां पे केवल लेफ्ट या राइट या फिर सेंटर नहीं था। अब लेफ्ट राइट सेंटर के बदले धीरे धीरे और भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप होने लगे, सेंटर राइट, सेंटर लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, इस तरह की आइडियोलॉजीज भी डेवलप हुई। अल्टीमेटली आज हम लोग जब पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो सेंटर से राइट साइड में आपको सेंटर राइट मिलेगा, राइट विंग मिलेगा, और एक्सट्रीम राइट विंग मिलेगा। सेंटर के लेफ्ट में आपको सेंटर लेफ्ट मिलेगा, सेंटर लेफ्ट विंग मिलेगा, और एक्सट्रीम लेफ्ट विंग मिलेगा। अगर आप देखोगे सेंटर से राइट की ओर जाएंगे तो वो स्टेटस को चाहेंगे, लेकिन सेंटर से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे तो वो रिएक्शनरी, वो भी रेडिकल चेंज चाहेंगे, लेकिन राइट आइडियोलॉजी की तरफ। लेकिन सेंटर से लेफ्ट की ओर जब जाओगे तो वो सोशल चेंज चाहेंगे। सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट विंग दे ट्राई टू फोकस मोर ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। लेकिन वहीं पे अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले गए तो दे ऑल्सो टॉक अबाउट रेडिकल चेंज। तो एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी वुड बिकम आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, अ यूटोपियन स्टेट जहां पे कोई क्लास नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई स्टेट भी नहीं है। वहीं पे एक्सट्रीम राइट में आपको रिएक्शनरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मिलेगी, जैसे कि फैशिज्म। अब किसी भी डेमोक्रेसी की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको वो ब्लू रेंज में मिलेगी, जहां पे यू विल फाइंड द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बिटवीन लेफ्ट विंग टू राइट विंग, यानी कि सेंटर पार्टीज भी हमें मिलेंगी डेमोक्रेसी में, सेंटर राइट पार्टीज भी मिलेंगी, राइट विंग पार्टीज भी मिलेंगी, सेंटर लेफ्ट पार्टीज भी मिलेंगी, लेफ्ट विंग पार्टीज भी मिलेंगी। जो ये ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम है, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ डेमोक्रेसी। इफ यू क्रॉस दिस ब्लू स्पेक्ट्रम you enter into the realm of radical change, that is radical extreme. So extreme right is also not good, extreme left is also not good. अब कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम लोग भारत की पॉलिटिकल सेटअप में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो हम लोग इस स्पेक्ट्रम में किस पार्टी को किस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ दिस आंसर्स बिकम्स रियली टफ, क्योंकि आज जब हम लोग किसी भी पार्टी की बात करें भारत में, इफ यू टॉक अबाउट एनी पार्टी, आइडियोलॉजिकली हम उन्हें थोड़ा सा कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो एक्चुअल पॉलिसीज आती है जब सरकार में आने के बाद, दे आर क्वाइट मिक्स्ड। से फॉर एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, सेंटर लेफ्ट में हम लोग पुट कर सकते हैं, सीपीआई की बात करें, लेफ्ट विंग में हम लोग पुट कर सकते हैं इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जब हम लोग दूसरी पार्टीज की बात करें, जैसे फॉर इंस्टेंस बीजेपी, वी कैन पुट इट इन दी राइट विंग पार्टी और सेंटर राइट पार्टी। लेकिन अगर आप इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखिए तो काफी मिक्सचर आ चुका है। जैसे राइट विंग या फिर सेंटर राइट पार्टीज हम लोग जैसे बात करते हैं, आइडियोलॉजी वाइज दे गिव एम्फेसिस ऑन द रिलीजन, बट इकोनॉमी में दे अगेन टॉक अबाउट सोशलिज्म। तो जैसे बीजेपी का अगर क्लासिक एग्जांपल आप ले ले तो आइडियोलॉजिकली मैं कहूंगा सेंटर राइट टू राइट विंग साइड में हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जहां पे आप
फ्रीबी कल्चर की बात कर ले, जो सब्सिडीज की बात कर ले, ये सारी लेफ्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज हो जाती है. सो टुडे इट बिकम्स रियली टफ फॉर अस टू पुट वन पर्टिकुलर पार्टी अंडर वन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो आइडियोलॉजी है और जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, सोसाइटल पॉलिसीज है, वहां पे काफी मिश्रण आ चुका है. दैट इज व्हाई इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम विच इज इन द ब्लू कलर हियर, विच करस्पॉन्ड्स टू पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज. इनफैक्ट किसी भी डेमोक्रेसी में ये जो ब्लू स्पेक्ट्रम है वो होना चाहिए. इट रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी. आई होप इस डिस्कशन से आपको क्लैरिटी आ चुकी है. लेफ्ट विंग का मतलब क्या है, राइट विंग का मतलब क्या है, और कैसे चीजें इवॉल्व हुई है आज तक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू राहुल वर्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.